नमस्कार साथियों। मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि अभी 2 दिन पहले इलाहाबाद के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर यादव ने वहां एक विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें कि जो समान नागरिक संहिता पर उनको बोलना था, और उस पर वो बोलते बोलते उन्होंने एक धर्म विशेष या कहिए कि सीधे सीधे कि मुस्लिम समाज के ऊपर उन्होंने अटैक किया। बहुत ऐसी गलत टिप्पणियां करी जो इसके वजह से वो आलोचना का विषय बने हुए हैं। उन्होंने उनके 3 तलाक, हलाला, हर चीज पर उन्होंने कहा, जो कि एक हाईकोर्ट का जज रहते हुए किसी व्यक्ति से आसानी करी जा सकती है। क्योंकि और इसी तरीके से उन्होंने ये भी बोला कि ये देश अगर चलेगा तो बहुसंख्यक की आवाज से चलेगा। उन्होंने कहा कि क्या आप कोई, मैं हाईकोर्ट के जज की हैसियत से ही नहीं कह रहा हूँ, आप वैसे ही नॉर्मल कोर्स में देखिए कि यदि आप परिवार में हैं तो परिवार में जितने लोग होते हैं, तो जो जो सबसे अधिक जिस बात पर कोई मुद्दा होता है, तो जो सबसे अधिक जिनकी सहमत होती है, तो उसी को सब लोग मानते हैं। आप समाज में देखिए, समाज में ये होता है कि यदि किसी मुद्दे पर सबकी राय, जो बहुसंख्यक की राय होती है, उसी से चलता है। तो ये देश भी बहुसंख्यक की राय से ही चलेगा, और बहुसंख्यक चूंकि हिंदू है तो उनकी राय से ये चलेगा, उनकी विचारधारा से ही चलेगा, ये उनका कहना था। वो ये कहते कहते भूल भी गए कि वे हाईकोर्ट के जज हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो कानून इस देश का है वो बहुसंख्यकवाद से नहीं चलता है। कानून इस देश का देश के संविधान से चलता है। संविधान जो कहेगा वही कानून, उसी आधार पे अदालतें फैसला करेंगी, उसी आधार पर सरकार को निर्णय लेना होगा। और भले ही जो कानून संविधान कह रहा हो बहुसंख्यक समाज का या समाज का बहुसंख्यक हिस्सा उसके विपरीत मत रखता हो, लेकिन जब तक संविधान के उस हिस्से में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, तब तक संविधान में जो कहा गया है उसी को अदालतों को मानना होगा, सरकार को भी मानना होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये देश बहुसंख्यक की आवाज से चलेगा, और क्योंकि हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है, इसलिए इनकी इनकी विचारधारा को सबको मानना पड़ेगा। उन्होंने मुस्लिम शब्द यूज नहीं किया, लेकिन कठमुल्ला शब्द यूज किया। उन्होंने कहा कि ये जो कठमुल्ले हैं, हालांकि ये शब्द खराब है, लेकिन ये सच्चाई है, जिससे हमें गुरेज नहीं है ये कहने में कि ये लोग देश के लिए घातक हैं, ये लोग देश के लिए विश्वास पात्र नहीं। इन पर जो है हमेशा संदेह रहता है, इन पर नजर रखना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, जो कि एक उच्च न्यायपालिका में, खासतौर पर हाई कोर्ट में बैठे हुए जज के मुंह से तो शोभा नहीं होती है, उनकी गरिमा होती है। अब आप सोचिए कि कल को यदि जैसे कि संभल में सिविल जज ने ये आदेश दे दिया, अब सोचिए वहां पर भी क्या हुआ। सिविल जज भी आखिर जज होता है, उसके लिए उसको भी तो जो संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन वहां पर 1:30 बजे सिविल जज के पास एक याचिका दायर होती है कि साहब, जो संभल की शाही जामा मस्जिद है, वहां पर किसी जमाने में, आज से 500 साढ़े 500 साल पहले, वहां पर एक मस्जिद थी, वो मंदिर था, हरिहर मंदिर था, जिसको कि बाबर ने तोड़कर बनवाया था। और इसलिए हमें वहां पर सर्वे करवाया जाए, और यदि हमारा दावा सही निकलता है तो वो उसको हिंदुओं को सौंपा जाए। जज साहब, आप सोचिए कि कितने करीब थे, इतने फास्ट थे जस्टिस देने में, कि वहां पे लाखों की संख्या में मुकदमे पूरे देश में पेंडिंग है। अगर इतने फास्ट जस्टिस देने वाले जज हो जाए तो कहीं पर पेंडेंसी हो ना, कहीं जो भी मुकदमे आए उनके सामने तुरंत फैसला हो जाए। उन्होंने तो 3:30 बजे तक 2 घंटे में सारी दलीलें सुनी, और इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ, इन दलीलों में दम है, हो सकता है वहां पर कभी मंदिर रहा हो जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। तो भाई, इनका ये कहना कि वहां सर्वे करवा लिया जाए, ये मांग तो जायज है, इतना तो बनता है उनका हक। तो उन्होंने तुरंत सर्वे का आदेश दे दिया, कोर्ट कमिश्नर ने कर दिया, और कोर्ट कमिश्नर भी इतना मुस्तैद कि उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया, 1 घंटे के अंदर भी सर्वे आ जाएगा। डीएम, एसपी, जिनसे कि अक्सर न्याय की उम्मीद करते हैं लोग, और वो तुरंत भागते रहते हैं 10-10 बार,
तब जाके उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है तब भी। और अगर मुलाकात हो गई तो इतनी जल्दी न्याय नहीं मिलता। वो तो तुरंत ही जो है पूरी टीम लेकर कोर्ट कमिश्नर की हेल्प करने के लिए तैयार हो गए और 5:30 बजे तक पूरे दल बल के साथ कोर्ट कमिश्नर जामा मस्जिद पहुंच गए। 7:30 बजे तक उन्होंने सर्वे किया और बाद में कहा वो तो पूरी एक ऐसे घटनाक्रम है जो कि इतिहास बन गया, जिसमें दोबारा सर्वे करने गए और वहां पर पथराव हुआ, गोली चली, 5 लोगों की जानें चली गई। और उसके बाद आप देखिए अजमेर शरीफ में भी इसी तरीके का, वहां भी एक अदालत ने इसी तरह की याचिका स्वीकार कर ली और उन्हें नोटिस इशू कर दिए। अब इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए कि तो ये कोई अनायास नहीं हो रहा है। इसमें निश्चित रूप से जो भी जज इस तरीके से कर रहे हैं वो संविधान के जो निर्देश हैं, जो उनकी मोरल ड्यूटी है, जो एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था कुछ साल पहले, उसका तो फॉलो कहीं नहीं हो रहा है। क्योंकि ना तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का को फॉलो किया जा रहा है। भाई सेम डे आप अगर सर्वे करने का आदेश दिए बिना दूसरे पक्ष को सुने, तो इसका मतलब आपने पक्षपात को आदेश दिया है, आपने दूसरे पक्ष का क्रम मत जाना ही नहीं है। तो और इसी प्रकार से आप देखिए, पहले भी देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक सिविल जज के समय में ये संभल से स्टार्ट हुआ। आप उससे पहले देखिए रंजन गोगोई साहब के मामले में उन्होंने जो एक राम जन्मभूमि मंदिर पर फैसला दिया आस्था के आधार पर, और उसका इन्हें रिजल्ट भी मिला एक कि उनको जो है राज्यसभा की सदस्यता मिल गई। अब अपने जो अभी अभी चंचूड़ साहब रिटायर हुए, उनको देखिए, उन्होंने गणपति पूजा पे प्रधानमंत्री को अपने यहाँ बुला लिया, जबकि एक परंपरा रही है कि न्यायपालिका का प्रमुख और कार्यपालिका के प्रमुख ज्यादातर कोशिश करेंगे वो एक दूसरे से सार्वजनिक स्थानों पर तो मिले लेकिन निजी रूप से ना मिले, जिससे कि पब्लिक को ये हमेशा ये एहसास रहे, उन्हें भरोसा रहे कि न्याय का जो पाने का अंतिम स्थान जो है वो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो कम से कम वहां पर अगर वो सरकार के किसी काम के खिलाफ भी जाते हैं तो वहां से उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन वो भी अगर अपने घर में पूजा में अगर बुलाने लगे, या तो वो सार्वजनिक रूप से पूजा रखते जिसमें सबको बुलाते, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बुलाते, दूसरे जजों को भी बुलाते, दूसरे गवर्नर वगैरह को भी बुलाते, तब तो कोई बात दूसरी थी। लेकिन उन्होंने खाली प्रधानमंत्री को बुलाया, उससे उनकी काफी आलोचना हुई। आप देखिए उन्होंने बाद में ये भी कहा कि हमने अयोध्या का जो वर्डिक्ट लिखा जा रहा था तो मैं ईश्वर के सामने बैठा, मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे जजमेंट देना चाहिए, और जब उन्होंने जैसा उन्होंने मुझे आदेश दिया उसके हिसाब से मैंने ये बनाया है, अपना अपना निर्णय दिया। इसी तरीके से उन्होंने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक मौखिक टिप्पणी दे दी, जबकि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है किसी भी तरीके के मस्जिद या मंदिर के किसी भी सर्वे पर, किसी पूजा स्थल पर सर्वे पर रोक लगाता है। जो 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी स्वरूप था उसके स्वरूप में बदलाव पर रोक लगाता है और कहता है कि उससे संबंधित बदलाव के लिए कोई भी याचिका अदालत में आएगी तो अदालत उसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने एक टिप्पणी कर दी कि वो पूजा स्थल के स्वरूप में बदलाव पे रोक लगाता है लेकिन सर्वे करने पे रोक नहीं लगाता है। बताइए, यदि आप सर्वे करने को कहे दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो, और उसके बाद यदि वहां पर किसी तरीके से एक संकेत मिल जाता है कि जिस मस्जिद का सर्वे किया जाए वहां से, वहां पर 200-300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले वहां पे मंदिर था, तो क्या भाई वो जो जिन्होंने सर्वे करवाया है, जो आए हैं, जो जो जिनकी आस्था उससे मंदिर से जुड़ी हुई है, जो सर्वे, वो क्या वो चुपचाप बैठेंगे, फिर वहां पे तांडव नहीं करेंगे कि नहीं भाई इसको तोड़ा जाए और हमें हमारा मंदिर यहाँ पर हम दोबारा मंदिर बनाएंगे। खाली जब सर्वे करने का आदेश देने पर, सर्वे करने पर संभल में 5 लोगों की जाने चली गई, तो आप सोचिए कि इस तरीके के सर्वे अगर सब जगह होने लगे तो क्या होगा। तो और अब आप ये देखिए कि ये हाईकोर्ट के जज वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाने लगे, मतलब धार्मिक कार्यक्रम में एक सिटिंग जज कैसे जा सकता है, उसका भी तो कोई नैतिक कर्तव्य होगा। तो और क्या उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। अगर इस तरीके से धार्मिक मीटिंगों में जाने लगे हमारे जज, तो हम उनसे न्याय की क्या उम्मीद करेंगे। तो इसी
चीज को लेकर ये आज परिचर्चा रखी है, जिसमें ये सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण माझी साहब हमारे साथ हैं, और प्रख्यात नाट्य लेखक राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं, जो कि सामाजिक विषयों पर ही नाटक लिखा करते हैं और सामाजिक विषयों पर बहुत ही मुखर रहते हैं। हमेशा उनकी पैनी नजर उन पर ध्यान रखती है। और माझी साहब जो कि सर्वोच्च न्यायालय मुख्य वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो लगातार सामाजिक न्याय से के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो तमाम संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनसे एक अधिवक्ता के रूप में मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप बताइए कि क्या इस तरह के धार्मिक कार्यों में यदि हमारे जज, सिटिंग जज अगर जा रहे हैं या चीफ प्राइम मिनिस्टर को अपने घर पर बुला रहे हैं, तो क्या ये उचित है? और खासतौर पर जिस तरीके से शेखर यादव बकायदा कार्यक्रम में चले गए और वहां पर कॉमन सिविल कोड पर इस तरीके का बयान दिया, कल भी उनकी अदालत में ही संभल का केस चला जाए तो वो क्या फैसला देंगे? उनकी अदालत में ही कॉमन सिविल कोड पर कोई मुकदमा चला जाए तो वो क्या फैसला देंगे? तो क्या इस संबंध में कोई सर्वोच्च न्यायालय ने कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं जारी किया, और जारी किया है तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है शेखर यादव के मामले का, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है ताकि इस संदर्भ में कोई कार्रवाई की जा सके। लेकिन आपका इसमें क्या कहना है? साथियों, एक तो विषय हम लोग को तो स्पष्टीकरण होना चाहिए, जो विचार व्यवस्था, जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों अलग अलग का फंक्शन करते हैं, किसके साथ किसके संपर्क नहीं है। ये जो एक सोच था, संवैधानिक रूप से भी जो सोच था, और देश के जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल वर्ग का भी ये सोच था। असली बात है, जो जुडिशियरी एक स्टेट का पार्ट होता है। स्टेट का जब पार्ट होता है तो जुडिशियरी का असली काम है जो संविधान को सामने रख के स्टेट को संवैधानिक रूप से चलाने का स्टेट का पार्ट होता है, और इसी मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक भी इसको चलना है। अभी हम लोग देख रहे हैं, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश हुआ है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसके खिलाफ, मैंने इसको रिपील करने के लिए, एक्ट को बातिल करने के लिए पिटीशन पहले ही डाला था सुप्रीम कोर्ट में, और वो पिटीशन में आज एक निर्देश दिया है सब स्टेट को, जो अभी 1991 वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बजाय रखने के लिए। इसके कारण क्या है, जो कोई जो रिलीजियन का जो उपासना का जगह है, मंदिर हो, मस्जिद हो, उसी को प्रोटेक्ट करने का स्टेट का एक जिम्मेदारी होता है। और ये 1991 में ये एक्ट लागू हुआ है। फिर भी हम लोग देखा है, जो 1992 में 6 दिसंबर जो बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया था, स्टेट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट का जो भूमिका था, वो भूमिका स्टेट निभाए नहीं। और ये 1992 का जो बाबरी मस्जिद ध्वंस का एक क्रैक्स होता है, एक बिंदु होता है, भारत की राष्ट्र की जो बिंदु होता है, जो एक भारत की हिंदू राष्ट्र घोषणा करने का एक प्रयास होता है। इसी से ही हम लोग शुरू करना चाहिए, और इसी से ही हम लोग देख रहे हैं, जो लगातार जो उसी समय जो बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया था, जो वो फोर्स जब भारत की सत्ता में आए हैं, वो भारत राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र रूप से घोषित करना चाहते हैं। अभी जो फंक्शनिंग में तो हिंदू राष्ट्र है ही है,
कारण उसका जो फंक्शनिंग है, जैसे माइनॉरिटीज का सुरक्षा रखने का जो स्टेट का भूमिका होता है, वो हर जगह में वो भूमिका स्टेट निभा नहीं है। और एक बात है, जो देश में एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होता है, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के जरिए जो शपथ लेते हैं, वो शपथ संविधान से मुताबिक शपथ लेते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर जब संविधान लेने के बाद हर जगह में जैसे उसका भाषण, उसको कार्यक्रम, ये संपूर्ण रूप से संविधान के विरोध होता है। कारण प्राइम मिनिस्टर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के मुताबिक उसको सेकुलर भूमिका होना चाहिए, उसको डेमोक्रेटिक भूमिका होना चाहिए। और एक देश का प्रधानमंत्री लगातार हिंदू राष्ट्र के जैसे आगे बढ़े, उसको लेके ही वो चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उससे बहुत नीचे एक हाईकोर्ट का जज का भूमिका होता है। और हाईकोर्ट का जो जज अभी बन रहा है, पहले भी बना था, वो एक आइडियोलॉजी के मुताबिक से आते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, जो भी एक व्यक्तिगत रूप से सबका ही एक आइडियोलॉजिकल भूमिका होता है। इसी कारण से जो मिसेस इंदिरा गांधी जस्टिस कृष्णा अय्यर को भी सुप्रीम कोर्ट में लेके आई थी। कारण क्या है, उसी समय जो जज का भूमिका था, उसको चिंतन में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन को बजाय रखना, सेकुलर स्ट्रक्चर को बजाय रखना, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बजाय रखना, वो दृष्टिकोण से ही जज अपॉइंटेड होता है। और हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के जो रिफ्लेक्शन में देखते हैं उसी समय में, वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का और सब न्याय को कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक आगे बढ़ने के लिए जजमेंट देते हैं। आज देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जज अपॉइंटमेंट होता है, वो बेसिकली वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रिफ्लेक्शन उसके सामने आते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में एक जज प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया है, उसको मियाद से पहले ही वो रिटायरमेंट करके भाजपा के पार्लियामेंट मेंबर हो गया। तो ये तो, और भाजपा उसको टिकट दे दिया। एक भयंकर एक सिचुएशन में हम लोग खड़ा है। एक खड़ा होने का कारण क्या है, जो 92 से जो एक धारा चल रहा है, जो सारी कानून को उल्लंघन करना, रूल ऑफ लॉ को नहीं मानना, और हिंदू राष्ट्र जो देश के प्रधानमंत्री जब हिंदू राष्ट्र के बारे में चर्चा करते हैं, एक संवैधानिक रूप से ये भयंकर है। ये धारा चल रहा है। और फिर भी ये तो खुल के बताया, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है, और बहुत जज अभी है हमारे भारत में, डिफरेंट हाई कोर्ट में हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी रिफ्लेक्शन आ रहा है। रिफ्लेक्शन तो देखा है बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट के बारे में, वो भी बहुत आर्गुमेंट भी है। आदमी बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद जजमेंट में जज महामान्य हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज ये जजमेंट नहीं देते, अरे भार्डिक्ट नहीं देते, देश में एक ब्लडी, जैसे बोलते हैं, एक भयंकर स्थिति होता था। मेजोरिटेरियन जो कौम है, जो हिंदू होता है, ये ध्वंसात्मक होते थे, उसको बचाने के लिए जजमेंट दिया है। ये सब आर्गुमेंट आ रहा है। और ये आर्गुमेंट आने के कारण क्या है, जो स्टेट कोलैप्स हो गया, स्टेट का भूमिका नहीं है, स्टेट रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करते नहीं, स्टेट जो कानून को प्रोटेक्ट करते नहीं, ये स्थिति में आज हम लोग खड़ा है। ये भयंकर स्थिति भारत के कभी आई नहीं। और ये एक की जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, जो सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाओ, संविधान को बचाने तो एक संविधान केवल किताब में ही खड़ा हो रहा है। संविधान का अभी जो गार्जियन रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का जो भूमिका, ये संविधान को एक टेक्स्ट बुक रूप से ही देखते हैं और उसका अपना अपना ढंग से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ये भयंकर स्थिति से हम लोग आज दिन गुजर रहे हैं। इसी कारण से इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज का
भूमिका है, ये भूमिका को तो जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, पार्लियामेंट में जाके उसको इम्पीचमेंट करना चाहिए। इम्पीचमेंट नहीं होंगे तो कोई जज को इम्पीचमेंट छोड़ के जज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो रहेगा, वो एक केवल मात्र इम्पीचमेंट प्रोसीड्योर से ही उसको पोस्ट को खत्म कर सकते हैं। तो ये सब हो रहा नहीं, ये हम लोग देख रहे हैं। जैसे पार्लियामेंट का भूमिका, प्रधानमंत्री का भूमिका और न्यायालय का भूमिका एक तरीका से हिंदू राष्ट्र घोषित करने का ही एक भूमिका होता है। और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के कारण से जो धार्मिक उन्मादना तैयार करना है, हिंदू राष्ट्र घोषित तो होने के लिए बहुत जो फोर्स होता है देश के अंदर, जो अभी डेमोक्रेटिक फोर्स बचे हुए हैं, सेकुलर फोर्स बचे हुए हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी के अंदर जो संविधान बचाने का इच्छा होता है, ये इच्छा से भी एक प्रतिरोध तैयार हो रहा है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। उसको हिंदू राष्ट्र बनाने का जो भी रेजिस्टेंस खड़ा करने का जो हिम्मत है अभी तक देश की जनता को, उसको खत्म करने के लिए सारी भूमिका हम लोग देख रहे हैं। ये एक भयंकर एक विपद से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। वो जो बताया, जो मेजोरिटेरियन जो बहुसंख्यक आदमी और अल्पसंख्यक के ऊपर निपीड़न करने का अधिकार है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का राइटिंग्स में है। 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, उसी समय मैं कलकत्ता में एक बड़ा जनसभा में बताया बाबा साहब का कोट को देखे, जो बाबा साहेब इसी संदर्भ में बताया, जो हमारी देश के जो जनता होता है, जो मेजोरिटेरियन होते हैं, जो बहुसंख्यक होते हैं, उसको अधिकार होता है जो अल्पसंख्यक के ऊपर आक्रमण करना, अल्पसंख्यक के अधिकार को छीनना। ये आज प्रतिफलित हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बचे हैं? अधिक संख्यक जनता अल्पसंख्यक जनता के अधिकार, उसका जीवन, उसका रोटी रोजगार छीन रहा है। इससे भयंकर तो कोई कुछ हो सकते नहीं। तो आगे दिन में और भयंकर रूप हम लोग देखेंगे। इसको नहीं हम लोग रुकेंगे, पार्लियामेंट नहीं इसको इम्पीचमेंट करेंगे वो जज के खिलाफ, और जनता इसके ऊपर आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी उसका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प होता है, और सारी मुसलमान अल्पसंख्यक दलित आदिवासी पिछड़ा के ऊपर जो आक्रमण करना, उसको जल जमीन को छीनना, ये जो प्रक्रिया चल रहा है वो इसी में कामयाबी होगा। धन्यवाद मांझी साहब। इम्पीचमेंट की बात जो आपने कही, वाकई इम्पीचमेंट के लिए, महाभियोग के लिए तो तैयारी हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके एक सांसद ने ऑलरेडी इसको प्रस्ताव को आगे भी बढ़ा दिया है, जिसमें 4-5 पार्टियों के सांसदों ने साइन भी किया है। लेकिन जैसा कि पता चला कि जो जस्टिस शेखर यादव हैं, उनका कार्यकाल अब ज्यादा नहीं बचा, 1-1.5 साल का बचा है। और मैं समझता हूं कि ये सब सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ये कार्यक्रम में हिस्सा लिया, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्हें मालूम है कि जो वो बोल रहे हैं उसके खिलाफ उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ नहीं तो उनसे काम धाम ही छीन लिया जाएगा, अगर उनको महाभियोग नहीं भी आता है। और महाभियोग आता है तो पद से हो रहा है। तो महाभियोग आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि वो आधे हीरो तो बन ही चुके हैं। पूरी विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खड़ी है। इनके जो बिहार के मिनिस्टर, क्या नाम है, गिरिजा नाम बोल रहा हूँ, जो अभी यात्रा निकाले थे, जो भी उनके साथ उन्होंने बयान दिया, बहुत सारे लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। तो एक तरीके से 70% में हीरो बन चुके हैं उस पार्टी के लिए। और अगर महाभियोग लाकर उनको पद से हटाया गया तो 100% हीरो बन जाएंगे। वो उन्हें मालूम है, इसलिए वो तैयार है इम्पीचमेंट के लिए, मैं समझता हूँ। राजेश जी, आप बताएं कि किस तरीके से ये न्यायपालिका जो में धार्मिक उन्माद पहले तो जो सारी पार्टियों में घुसा, उनको सांप्रदायिकता के रंग में रंग गई, और इसी के लिए जो है सारी पार्टियां कमजोर होती गई। जो धर्मनिरपेक्ष की पक्षधर पार्टियां कमजोर होती गई, और
सत्ता में वो लोग आ गए जिनके खिलाफ सब लोग लड़ रहे थे, जो एक तरीके से संविधान की विरोधी है। अब न्यायपालिका भी अगर उसी रास्ते पे जा रहा है तो बताइए, इस देश का आम आदमी जो कि इस देश में भाईचारे के साथ रहना चाहता है, गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखना चाहता है, वो कहाँ जाए? आपके हाँ विचार बिल्कुल। क्या हैं? बिल्कुल ये कुछ वर्षों से ये टेंडेंसी देखने को तो मिल रही है। पहले दबा छुपा था, लेकिन अब ये बहुत उभर के ये टेंडेंसी आ गई है। पहले होता था कि स्टेट के जो लोग थे, जिन पर स्टेट का प्रभाव था, जिन विभाग पर, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कार्यपालिका हो, इसमें काम करने वाले जो लोग थे, उनपे एक स्टेट का दबाव रहता था। और लेकिन है कि स्टेट के अंदर वो थे ये सारे लोग, लेकिन वो बहुत खुलकर नहीं अभिव्यक्त कर सकते थे अपनी बातों को, बल्कि बहुत सारे आप देखेंगे विभाग में अभी भी इस तरह के जो नौकरी में जब आते हैं तो उनको पहले से बहुत सारे खुलासे करने होते हैं। और जैसे लोग नेताओं का जो पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण लेते हैं, चाहे विधानसभा में, तो संविधान की शपथ लेते हैं उसके नाम से, तो उसी तरह से जो स्टेट के अंदर जो बहुत सारे विभाग हैं, जो सरकार के अंदर कार्यरत लोग हैं, उनके सामने एक नियमावली हुआ करती थी। उस नियमावली के तहत ही लोग उनका कार्य करते थे। डायरेक्ट आप किसी भी पार्टी को लेकर आप मुखर नहीं होंगे। ये ठीक है, इंडिविजुअल हर आदमी कोई न कोई इंटरनली किसी न किसी विचार या सिद्धांत या कह सकते हैं कि इस किसी पार्टी के प्रति उसका सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, होता भी। इतना आदमी निरपेक्ष या तटस्थ नहीं रह सकता। लेकिन पहले क्या होता था कि आप इस चीज को, स्टैंड को क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी सभा में जा रहे हैं जो पॉलिटिकल हो, जो राष्ट्र विरोधी हो, जो संविधान के खिलाफत में जाने वाला हो, या धार्मिक बहुत सारे हो, उसमें जो है फिर कार्रवाई होती थी। और विशेषकर जो जुडिशरी में, मुझे लगता है कि माजी साहब इस पे ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि जुडिशरी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जस्टिस जो लोग हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं, उनके सामने क्या क्या नियमावली रहती होगी। क्योंकि लेकिन जरूर होती होगी, मुझे लगता है कि, लेकिन अब जो पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि वो सारे नियमावली धरी की धरी रह गई होंगी। जो शपथ भी ग्रहण करते होंगे, वो जिस तरह से नेता शपथ ग्रहण करने के बावजूद भी, संविधान का शपथ ग्रहण के बावजूद भी, वो जगह जगह, माजी साहब ने इसकी चर्चा की कि जगह जगह वो भाषण दे रहे हैं, वो संविधान विरोधी भाषण दे रहे हैं। जबकि हमारा देश सेकुलर देश है, उसमें किसी एक, हम अपनी तुलना दूसरे अगल बगल के पड़ोसी राज्यों से नहीं कर सकते जहां पर वो एक खास धर्म से उनका कमिटेड है। हमारा देश किसी एक धर्म का नहीं है, सब धर्म के लोग रहते हैं। कम से कम 1 दर्जन धर्म के लोग हैं। अगर हिंदू हैं तो मुसलमान भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बहुत सारे आदिवासी जो हैं जिनका उनका धर्म ही अलग है, वो हिंदू भी नहीं है, उनका एक अलग धर्म है, जिनको बहुत थोपने की कोशिश की जा रही है कि नहीं उनका कोई धर्म नहीं, वो तो वनवासी हैं, हिंदू धर्म के हैं, पुराने हिंदू धर्म के हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो सरना समाज के हैं, हमारा धर्म सरना धर्म है। लेकिन आप देखिए, अब खुलकर इस तरह से जो बयान दिया जा रहा है, अब बयान देने के बाद जगह जगह उस पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से सवाल, उनको एक्सप्लेनेशन मांगी गई है, लेकिन होता क्या है कि कोई उसका विशेष प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि जो बोलने वाला, बिल्कुल आपने सही कहा, उसे मालूम है कि ये उसका प्रचार होगा,
इसका बहुत ही हमारी आलोचना होगी। ऐसा नहीं हुआ कि लोग उन्होंने जाकर विश्व हिंदू परिषद के सभा में जाकर बहुत सारे सवाल पर उन्होंने अपनी बातें रखी, तो उसका कोई ऐसा नहीं कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी चर्चा नहीं होगी। चर्चा तो होगी, हो रही है। इसलिए लेकिन उनके दिमाग में वही रहता है कि पिछले कुछ वर्षों से हम जो लगातार देख रहे हैं कि जानबूझकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं, और ताकि कल आने वाले दिनों में 6 महीना 7 महीना या साल भर के बाद उसका राजनीतिक फायदा लिया जाए। और इसका एक लंबा इतिहास भी हम देख रहे हैं कि जो भी इधर चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या आपको जुडिशरी से जुड़े हुए हो, ये लोग विशेषकर ज्यादा लोग हैं, वो लोग ऐसे ऐसे वो एक्टिविटीज हो रही है, उनकी गतिविधियां हो रही हैं, वो बयान दे रहे हैं, सत्ता के खुलकर वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि इससे सत्ता की बात भी हो जा रही है। कभी कभी हो सकता है कि स्टेट जो है, सत्ता भी जो है, इनके मुंह से इनके वो जो चाहती है बोलना, जो मैसेज देना चाहती है, वो मैसेज इनके थ्रू कहलवाने की कोशिश कर रही है। आप देखिएगा एक साथ आज केवल जुडिशरी नहीं, बहुत सारे जो धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे बाबा जिसको कह सकते हैं, साधु संत या फिर ब्यूरोक्रेट भी मैं इसमें जोड़ता हूं, ये सारे लोग इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो हमारे देश के खिलाफत में है, जो हमारे संविधान के खिलाफत में है, लेकिन वो लगातार बोल रहे हैं। ये आश्चर्यजनक या केवल ये स्वाभाविक रूप में नहीं है कि आप हाईवे में जिधर जाइए, इधर चाहे नैनीताल की तरफ जाइए, चाहे दूसरी दिशाओं की तरफ जाइए, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। यो बैनर यूं ही नहीं लगे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। विधायक ने इस स्लोगन को, पिछले दिनों मेरी यात्रा रामनगर की तरफ हुई तो मैंने देखा जगह जगह विधायक ने स्लोगन का इस्तेमाल मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ अपनी तस्वीर जोड़कर वो जगह जगह लगवाया। हर 5-10 किलोमीटर उसके जो एरिया है, उस एरिया में इस तरह के बैनर लगे हुए हैं, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक है। लेकिन वो जानता है कि इसका कोई असर नहीं, कोई हम पे कार्रवाई भी नहीं होगी, और बल्कि उसका उल्टा फायदा होगा। हो सकता है कि ये ऊपर से एक तरह से निर्देश भी दिया गया हो कि आप इस तरह का स्लोगन का प्रचार करें, नहीं तो अमूमन इस तरह का होर्डिंग या बैनर अगर आप लगा दें तो आपको सरकार इतनी अलर्ट रहती है कि कोई भी अगर किसान संबंधी या इस तरह कोई अधिकार संबंधी कोई अगर स्लोगन या बैनर लगाएंगे, आपको बैन कर देती है। वो तो बैनर है, आजकल तो फेसबुक वगैरह में आप लगा देंगे तो वहां पर स्क्रीनिंग हो जाती है। तो ये जो जस्टिस शेखर यादव का जो बयान है, वो बयान वो कोई भूलवश या उत्तेजना या भावना से बहकर इन्होंने नहीं दिया है। वो उनके सामने स्पष्ट है कि बहुसंख्यक जो रहेगा, बहुसंख्यक वो जो कहेगा उसी को बात माननी होगी। अर्थात जो एक प्रयोग के तहत में बाबरी मस्जिद को तोड़ी गई थी, उस वक्त कई नारे दिए गए थे। कभी तो बाबरी मस्जिद है, अगली बारी काशी मथुरा और वगैरह वगैरह का है। तो ये जो नारे थे, वो देखिए नारे लग रहा था कि नहीं नहीं केवल बाबरी मस्जिद तक का मामला है, लेकिन बाबरी मस्जिद के बाद ये काशी का भी मामला उठा और मथुरा का भी सवाल उठा। अब उससे भी आगे आप देखिए, जो संभल के जामा मस्जिद या अजमेर चले गए, और ये मामला यहीं तक नहीं रुकेगा। ये ताजमहल तो पहले से ही लोग कह रहे हैं, ताजमहल के ये छोटे छोटे शहरों में या जिलों में जो मस्जिद है, उस मस्जिद के नीचे से वो शिवलिंग या दूसरे ऐसे प्रतीक चिन्ह, हिंदू प्रतीक चिन्ह निकलने शुरू हो जाएंगे या मांग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो है उसको उस पे अधिग्रहण करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं कि मस्जिद ले लेने से बहुत कोई किला फतह कर लेंगे। मेन है कि मस्जिद को नीचे से इस तरह प्रतीक चिन्ह की खुदाई करके उनको डिमोलिश करके उस पर अधिकार लेने से एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा उनके पीछे। उनका संदेश जाएगा कि देखिए आप हमारे संस्कार से नहीं चलेंगे। बहुसंख्यक पावर है, बहुसंख्यक आज जहां पहले सेना पुलिस
और जुडिशरी, इसको माना जाता था कि ये सरकार के तटस्थ के रूप में काम करती है और संविधान के अनुसार काम करती है। सरकार ने बहुत बहुत ही एक नियोजित ढंग से, सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कार्यपालिका के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर सारे लोग हो, और न्यायपालिका, शिक्षा, ये सारे अब देखिए धीरे धीरे लोगों को कम्युनलाइज बनाते जा रहे हैं। कम्युनलाइज का वही असर दिख रहा है कि वो इतना बड़ा बयान कहने के बाद भी जो है लोग शांत हैं ज्यादा, जबकि इसको लेकर लोगों को चौराहों पे आ जाने की जरूरत है। और ये नहीं तो कल ये भी हो सकता है कि यही बहुसंख्यक, आज ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यक की बात मानी जाएगी, कल बहुसंख्यक तो अगर देश में बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, बहुसंख्यक तो हमारे देश में शोषित समाज के लोग हैं, SC ST OBC के हैं। तो SC OBC के साथ जो अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर कल वो कहेगी कि नहीं नहीं हमारे साथ बहुत हनन हो रहा है, हमारा स्टेट में हमारी जगह नहीं है, हमारा प्लेस चाहिए, हमारे जो है नौकरी के लेकर पॉलिटिकल जो है सत्ता में हमें भागीदारी चाहिए, तब यही लोग इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। जहां आप मानने लगे 85% बहुसंख्यक तो हम ही है, या 80% का लीजिए, अगर 10% उनको छोड़ दे, अगर ये सवाल कल खड़ा कर देगा तो ये लोग फिर पलट जाएंगे अपनी बातों से और फिर ये संविधान की बातें करते रहेंगे। इसलिए संविधान से ऊंचा या लोकतंत्र से ऊंचा कोई समाज नहीं है, कोई धार्मिक संस्थान नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है। सही बोल रहे हैं, सही कहा आपने। असल में इन लोगों का चाहे शेखर यादव हो या कोई भी जज हो, सिविल जज, उनको भी मालूम है, और याचिका करने वालों को भी मालूम है, जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, उनको भी मालूम है कि मस्जिद टूटने वाली नहीं है, क्योंकि जब खाली सर्वे का आदेश करने पर ही हिंसा हो गई और 5 लोगों की जानें चली गई, तो कोई मस्जिद टूट तो सकती नहीं है। मेन चीज उनको भी मालूम है नहीं टूटेगी, लोग भी जानते हैं। उनका मेन उद्देश्य ये है कि मस्जिद भले ना टूटे, लेकिन उस सर्वे कराने के बहाने हम अपना वहां पर हक का दावा कर सके, और उस बहाने पूरे देश में हिंसा हो, मारकाट हो, और जिससे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए और ध्रुवीकरण हो जाए, और जो जनता है उसका ध्यान बेरोजगारी से, महंगाई से और दूसरी जो समस्याएं हैं उन सबसे हट जाए, और वो उनका वोट जो है पाकर इसी मुद्दे पर उनका वोट पाकर बार बार सरकार सत्ता में बने रहे, 29 का भी चुनाव जीते, और जो अभी विधानसभा चुनाव भविष्य में आने वाले हैं, 27 में उत्तर प्रदेश में आने वाला है चुनाव, जबकि सबसे बड़ी उनके लिए एक तरीके का टेस्ट होगा, क्योंकि अगर उन्हें 29 में भी चुनाव जीतना है तो 27 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव अवश्य जीतना है। तो ये उन्हें मालूम है, राम जन्मभूमि पर मंदिर बन चुका है, अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद पर था उनका जो दावा था, लेकिन अवस्था के आधार पर आया है, लेकिन जो भी था उनका मंदिर बन चुका है। उस आधार पर तो उन्हें कोई वोट मिलने वाला नहीं है। उस आधार पे अगर वोट मिलना होता तो अयोध्या की जनता उनके प्रत्याशी को जिताती, वहां तो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष प्रसाद जीते हैं। तो इसलिए वो मुद्दा खत्म हो गया, तो नए मुद्दा ढूंढने के लिए उन्होंने मस्जिदों के नीचे जो है शिवलिंग ढूंढना शुरू कर दिया है, मंदिर से ढूंढना शुरू कर दिया है। माजी साहब, इस संदर्भ में कुछ और आप कहेंगे? यही बात है जो राजेश जी भी बताया, जो आज जो संकट पैदा हुआ है, एक संकट से हम लोग बचने के लिए जो जनवादी जो ताकत होता है, जो धर्मनिरपेक्ष ताकत होता है, वो कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब चीज नहीं है, चीज है जनता। जो जनता जनवादी जिसका चेतना है, जिसको धर्मनिरपेक्ष चेतना है, उसका एक यूनिटी बनाना चाहिए। उसको यूनिटी करके ही ये चीज को हम लोग रोक सकते हैं, नहीं तो बातचीत बात से ही रहेगा। हमको अफर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए। आज देश का इतना संकट है, 75 साल
कॉन्स्टिट्यूशन का चलते चलते इतना संकट हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर से ही खत्म कर रहे हैं, बाहर से। और वो तो मोदी पार्लियामेंट में जाके कॉन्स्टिट्यूशन को सिर झुकाते हैं। ये तो ड्रामा है इसका, ये भयंकर ड्रामा। इसका जो नोटंकी है, नोटंकी को जनता को खड़ा होकर ही खत्म करना होगा, यही मेरा सही बोल रहे हैं। हाँ, तो साथियों, आप सही कह रहे हैं। असल में जो इनका किसी का मकसद संविधान के प्रति तो ये नाटक प्रकट करते हैं, सिर झुकाते हैं, तो सबको मालूम है कि वो नाटक है। और हमारे बहुत से लोग उसको उस नाटक को समझ नहीं पाते हैं, वो बात दूसरी है। या फिर समझते भी हैं तो कभी 5 किलो अनाज के लिए, या उनके खाते में, उनकी महिलाओं खाते में 2,000 रुपए पहुंच गए, 3,000 रुपए पहुंच गए, 1,500 रुपए पहुंच गए, उसके आधार पर वोट देते हैं। और जब 80% 80 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज पर निर्भर रह रहा है तो देश की स्थिति क्या होगी। उनके लिए अगर 1,500 रुपए खाते में आ जाता है तो वही बहुत बड़ी चीज, उसके आधार पर वो वोट देते हैं। उनको ये लगता है कि बाकी सारी चीजें तो राजनीति है, वो तो चलता ही रहेगा। तो स्थिति बहुत खराब है कि जब हमारे जो न्यायपालिका है, जब उनका जो है हिंदुत्वीकरण हो रहा है, वहां पर ऐसे देश पहुंच रहे हैं जो हिंदुत्ववादी मानसिकता के हैं, तो हम न्याय पाने के लिए हम कहा जाएंगे जो सेक्युलर फैब्रिक इस देश का है, गंगा जमुनी तहजीब जिसको कहा जाता है, उसको हम बचा के कैसे रखेंगे। तो ये सबसे बड़ा अहम प्रश्न हमारे सामने है। उसके लिए हमें निश्चित रूप से जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको संघर्ष करना होगा। मुझे प्रेमचंद की कहानी याद आती है जिसमें कि जुम्मन और अलगू नाम के 2 दोस्त थे, और जुम्मन अपनी मौसी से खाला का कुछ प्रॉपर्टी वगैरह धोखे से अपने नाम करा लेता है। और जब वो वहां पंचायत बैठती है तो पूरा गांव उसकी गरीब मौसी का, गरीब खाला का समर्थन करने को तैयार नहीं होता है। तो वो जिसका जो खास दोस्त होता है जुम्मन का, अलगू, उसको सरपंच के लिए बोला जाता है तो वो उसका नाम ले लेती है। और उसमें जुम्मन ये सोचता है कि अब तो मैं पक्का केस जीत जाऊंगा, क्योंकि पंचायत, ये तो सरपंच मेरा दोस्त है, ये मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। और सब लोग ये सोचते हैं कि इस बुढ़िया ने बहुत गलत किया, कहा उसके जुम्मन के दोस्त को बना दिया। लेकिन जब वो सरपंच कुर्सी बैठता है तो उसके अंदर दोस्ती वोस्ती सब खत्म हो जाती है, जो कि न्यायपालिका में बैठे हुए जजों से उम्मीद करते हैं। वो प्रेमचंद की कहानी में दिखाया गया कि उसके अंदर सब सारे रिश्ते भूल जाता है। उसे लगता है कि मुझे सिर्फ न्याय करना है, बाकी सारे रिश्ते मेरे लिए इस समय कोई मायने नहीं रखते जब मैं सरपंच की कुर्सी बैठा हूँ। और वो जुम्मन की खाला के फेवर में फैसला देता है, और वही वहां से उनकी दोस्ती टूट जाती है। बाद में जब एक बैल को लेकर एक दूसरे व्यक्ति से अलग का झगड़ा होता है, और वहां पर वो पंचायत में केस लेके जाता है, और जब वहां पर जो उसका विरोधी पक्ष होता है उससे पूछा जाता है किसको सरपंच बनाया जाए, तो ये अलगू कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसका साथी जो है नाम ले देता है जुम्मन का। तो वहां पर सब उसको यही लगता है कि मैं केस हार गया, ये पुरानी हार का बदला लेगा। लेकिन वही होता, सरपंच की कुर्सी पर बैठने के बाद, जैसा कि कहावत है, कहा जाता है कि उस न्याय की कुर्सी बैठने के बाद उसके अंदर उसे अपने अंदर इतनी न्यायप्रियता होनी चाहिए कि जैसे कि ईश्वर के सम्मुख सब बराबर होते हैं, तो ईश्वरी अंश उसे अपने अंदर महसूस करना चाहिए कि जैसे ईश्वर के सम्मुख सब बराबर हैं, वैसे मैं न्याय करने के लिए बैठा हूं तो मेरे लिए सब बराबर है, कोई रिश्ता कोई दोस्ती कुछ माने नहीं रखेगी। और वही होता है सुप्रीम कहानी में, जुम्मन जो है अलगू के समर्थन में फैसला देता है। तो लेकिन आज मुझे सोचिए कि प्रेमचंद ने एक संदेश दिया था जजों के लिए, किस जमाने में, आज से इतने साल पहले अपनी एक कहानी लिखकर वो उस कहानी को हमारे जज आज बिल्कुल भूल चुके हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया था कि जजों को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, लेकिन वो लीगली तो बाइंडिंग नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा लागू करना चाहिए कि जिसका वायलेशन करने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। क्योंकि देखिए जब जज चुना जाता है
तो उस समय किसी को ये नहीं मालूम होता है कि उसकी व्यक्तिगत विचारधारा की क्या है, और उसके चुने जाने में केवल उसका बाकी कार्यकाल, उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है, जो कि पैरामीटर है, जो कि मोदी साहब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उसकी विचारधारा के आधार पर कहीं पर कोई बंधन नहीं होता है, और वो जब वो जज बन जाता है और उस विचारधारा को नहीं भूल पाता है, जबकि प्रेमचंद की कहानी में एक सरपंच की छोटी कुर्सी बैठकर आज जब सरपंच बनता है, वो अपनी सारी चीजें भूल जाता है, उसके दिमाग में रहता है कि मुझे सिर्फ न्याय करना है। लेकिन हमारे जज इस चीजों को नहीं भूल पाते हैं, वो सामाजिक मान्यताओं जिनके आधार पर उनको पालन पोषण हुआ है, जिन धार्मिक मान्यताओं को वो व्यक्तिगत जीवन में मानते हैं, उन्हीं धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक मान्यताओं के आधार पर कुर्सी पे बैठकर भी न्याय देने लगते हैं। तो फिर इस देश में न्याय की उम्मीद करना खत्म हो जाएगी यदि इसी तरीके से जज आगे भी आते रहे। तो इसके संदर्भ में निश्चित रूप से बहुत गंभीर परिस्थितियों से देश गुजर रहा है। न्यायपालिका को इस संदर्भ में सोचना होगा, और सामाजिक संगठनों को भी इस संदर्भ में सोचकर कुछ ऐसा माहौल बनाना होगा ताकि जजों के ऊपर ऐसा नैतिक दबाव बने कि वो कम से कम जब जज की कुर्सी बैठे हुए हैं तो वो सभी पूर्वाग्रहों से दूर होकर न्याय करें। इसी के साथ मैं आज की परिचर्चा को समाप्त कर रहा हूँ। जय संविधान।